एक ऋषभ, प्रमोद, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसी रही आपकी छुट्टियां? पढ़ाई लिखाई हुआ कुछ? प्रणय, विशाल, मोनू, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। रजत, आर्यन, दुर्गेश, पूर्णिम, सभी को गुड इवनिंग भाई। तो आप लोगों ने कुछ पढ़ाई उड़ाई किया? हाँ, तो क्या एक ही दिन का तो रहेगा और क्या रहेगा, एक दिन में तो काफी होता है। एक दिन तो बहुत होता है अपने आप को रिलैक्स के लिए। और आपके लिए रिलैक्स का मतलब है कि आप जो है एक दिन में अगर अपार्ट फ्रॉम कोचिंग आवर आप अगर मान लीजिए 5 घंटे पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी, 6 घंटे, तो आप उस दिन 3 घंटे पढ़ेंगे, ये रिलैक्स है। थोड़ा कम पढ़ लेंगे, थोड़ा आपका चेंज हो जाएगा। चलिए, तो सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है, बढ़िया से दिख रहा है एकदम। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। तो लास्ट टर्न पे मैंने आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। एक तो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ को थोड़ा ब्रीफ किया था, और न्यूटन्स लॉ में हमने ये दिया था कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपको कोचिंग जाने की जरूरत ही क्या है यार, आप खुद बताओ। आप इस प्लेटफॉर्म पे जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं वो उन टीचरों को कोचिंग वाले एफर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो टीचर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, कोई भी कोचिंग जो है अफोर्ड नहीं कर सकती। और जरूरी नहीं है कि आपको कोई कोचिंग के पास ऐसे टीचर होंगे भी, तो जरूरी नहीं है कि सभी को एक बैच में एकदम ऐसे टीचर मिल जाएं, ठीक है। कहीं कुछ का कहीं का कुछ, और सभी बच्चे जा ही रहे हैं, आपको पता ही है। चलिए खैर, तो आप इसका फायदा उठाइए, मेहनत करिए, खुश होके पढ़ाई करिए, ठीक है। आपको आगे अपना बेनिफिट मिलेगा बहुत जल्दी। तो हम ये कह रहे थे कि न्यूटन्स लॉ की हम बात कर रहे थे। तो न्यूटन्स लॉ में हमने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम देखा था, जो अपना लॉ ऑफ इनर्शिया था। तो कभी भी हम न्यूटन्स लॉ तब लगाएंगे जिस डायरेक्शन में बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो इक्विलिब्रियम का मतलब सभी बच्चे जानते हैं, वहां एक्सेलरेशन नहीं होगा, बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है। तो दैट बेसिकली इज योर इक्विलिब्रियम। सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। कोई बॉडी अगर फोर्स लगाएगी तो वो क्या करेगा, फोर्स। देखिए काइनेमेटिक्स में याद है, काइनेमेटिक्स में हम ये नहीं जानते थे कि वो एक्सेलरेशन कहाँ से आया, वो वेलोसिटी कहाँ से आई। बट डायनेमिक्स आपको बता रहा है कि किसी बॉडी पे हम अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, उस एक्सेलरेशन के वजह से वी हैव रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब हमारा वेलोसिटी में चेंज होगा। और मोमेंटम होता है P = mv, तो हमारा जो है मोमेंटम भी चेंज होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने सेकेंड लॉ को देखा था। फिर हमने थर्ड लॉ को भी पढ़ा था कि अगर एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, है ना, कोई भी एक सिस्टम में एक ऐसा फोर्स है जो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, इक्वल और अपोजिट होगा, तो वो क्या बनाएगा, वहां पे नेट फोर्स अपना क्या होगा, 0 होगा। ये सभी को क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम लोगों को एक और चीज बताई थी, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम याद है सभी बच्चों को? फ्री बॉडी डायग्राम की एक टूल है कि किसी भी मैकेनिक्स को प्रॉब्लम को जब हम शुरू करेंगे तो उसमें उस बॉडी को लेंगे और उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखाएंगे, किसी बॉडी के थ्रू या जिस सराउंडिंग में वो बॉडी मौजूद है उसके थ्रू। तो सभी फोर्सेस को हम दिखाएंगे, पहला स्टेप था। फिर हमने बोला था कि जो भी आप फोर्सेस दिखाओगे उसको एक रेफरेंस एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करो, ठीक है। अब वो बोलोगे सर रेफरेंस एक्सिस कैसे चूज करें, धीरे धीरे आपको क्लियर होगा कि रेफरेंस एक्सिस के लॉन्ग चूज करिए। रेफरेंस एक्सिस जो आपके पास होगा, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है जिस एक्सिस पे, वहां नेट फोर्स 0 करो। जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन है वहां पे क्या करेंगे, वहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे। ये हमारा फ्री बॉडी का एक बेसिक आइडिया था, ठीक है।
फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ कॉमनली ऑकरिंग फोर्स हैं जो हमें मिलते रहते हैं, जिसमें पहला फोर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कौन सा फोर्स डिस्कस किया था? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। अर्थ ने किसी बॉडी पे जो पुल लिया होगा वो उसका मास इंटू जी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 है। ठीक है, तो हमने देखा था कि कभी भी किसी बॉडी पे एक फोर्स तो हमेशा लगेगा, हम अर्थ पर हैं तो mg लगेगा, और वो हमेशा वर्टिकली कैसा लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। क्लियर है? चलिए अब हम दूसरे कॉमनली ऑकरिंग फोर्स की बात करेंगे, और वो फोर्स है अपना टेंशन। वो फोर्स है अपना टेंशन। तो अब हम टेंशन की बात करेंगे। दिस इज आवर नेक्स्ट कॉमनली ऑकरिंग फोर्स इन मैकेनिक्स, है ना। हर जगह पे आपको मिलेगा ये टेंशन। ठीक है, अब ये टेंशन क्या है इसकी बात करते हैं। टेंशन बेसिकली क्या है? जैसे कोई भी बॉडी, ध्यान से सुनिए, कोई भी बॉडी अपने नॉर्मल स्टेट में रहना चाहती है। ठीक है, नॉर्मल स्टेट में रहना चाहती है। अगर आप उस बॉडी को कुछ पुल करते हो या पुश करते हो, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हुआ? मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हुआ कि जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो तो बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो भी बॉडी होगी, रॉड होगा, स्ट्रिंग होगा, रोप होगा। ठीक है, तो इन बॉडी के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स विल ऑसिलेट अबाउट देयर इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है कि मान लो ये बॉडी है, इनके दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस पे ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। दिस वी कॉल इट इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके वजह से ये बॉडी ऑसिलेट करता है। ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा और ये ऑसिलेट करेगा अपने मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक है, ये ऑसिलेट करते रहते हैं, वाइब्रेट। ठीक है, जैसे दो बॉल को अगर आप स्प्रिंग से जोड़ दो और इसको पुश करके छोड़ दो तो क्या होगा? दो बॉल को, ये है, ठीक है, इसको आप पुश करके छोड़ दो तो ये ऐसे हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा, तो फिर एलोंगेट होगा तो ऐसा हो जाएगा। बोलो, तो आपने क्या देखा कि ये बॉल यहां से यहां ऑसिलेट कर रही है और ये बॉल जो है यहां से यहां ऑसिलेट करेगी। तो स्प्रिंग फोर्स, इस दो बॉल अगर स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं और उनको पुश करके छोड़ देते हो तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे, मानते हो? तो होता क्या है कि अपने नेचुरल एम्पलीट्यूड पे ये ऑसिलेशन करते हैं। ठीक है, नेचुरल एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेशन करते हैं। अगर आपने उस बॉडी पे कोई फोर्स लगा दिया, ठीक है, ठीक है, अगर आपने कोई फोर्स लगा दिया तो क्या होगा कि आपके फोर्स के वजह से जो नॉर्मल एम्पलीट्यूड में वो ऑसिलेट करते थे, या तो वो बढ़ जाएगा खींचोगे तो, या तो वो घट जाएगा, या तो वो बढ़ जाएगा या तो वो घट जाएगा। इससे ये समझ में आया कि हमारा, आपने क्या किया, डिस्टरबेंस दिया। तो ये तो खैर मैंने आपको बहुत अंदर की बात बता दी, मॉलिक्यूलर लेवल की। तो इससे आपको ये समझ में आया कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो अंदर जो है मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होंगे और वो उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, तो वो उसको रिस्टोर करना चाहेगा। बॉडी जो है अपने मॉलिक्यूल्स को अपने नेचुरल वाइब्रेशन में लाना चाहेगी। उसको लाने के लिए बॉडी अपने अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगी। दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। तो आप आगे पढ़ेंगे, इसी को हम स्ट्रेस भी कहते हैं। इसी टेंशन की वजह से बॉडी में क्या आएगा? स्ट्रेस। जैसे अभी है, खैर आप लोग तो ऑनलाइन वाले बच्चे हो तो आप लोग तो अपनी इच्छा से पढ़ रहे हो। जब मैं ऑफलाइन की कोचिंग में पढ़ाता था तो बहुत बच्चे के माता पिता उनको जबरदस्ती ठेल के जाते थे कि भाई तू पढ़, तुझे आईटीएन बनना है। तो उनका मन तो लगता नहीं था। तो वो क्या होता था कि मुझे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मेरे पढ़ाने की वजह से उनका मन तो नहीं लग रहा है। मुझे झेलने के लिए वो अपने अंदर क्या कर रहे हैं? एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनको 1.5 घंटा मुझे झेलना है, तो मुझे झेलने के लिए वो अपने अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम, मुझे झेलने के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे उनके दिमाग में क्या आ रहा है? स्ट्रेस। और स्ट्रेस आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड टेंशन। समझ गए? तो जो काम में मन ना लगे
ठीक है, जिस काम में मन ना लगे और आप जबरदस्ती वो काम करना चाह रहे हैं, तो आपको जबरदस्ती उस काम को रजिस्ट करने के लिए अंदर से एक फोर्स डेवलप करना पड़ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड रिस्टोर, दैट इज कॉल्ड योर टेंशन। समझ गए भाई? तो यहां पर टेंशन की बात क्या है, ये आप बोल सकते हैं कि ये इंटर एटॉमिक फोर्स है। It is a restoring force produced within the body ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में लिखा है जिससे आपको समझ में आ जाए। इट इज ए रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग क्यों है, आप समझ रहे हैं कि जब कोई आप फोर्स क्या करोगे, लगाओगे किसी बॉडी पे, तो मैंने आपको मॉलिक्यूलर लेवल की बात समझाई, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा। तो बॉडी क्या करना चाहेगी कि वो अपने मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन को नॉर्मल स्टेट में रखने के लिए अपने अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस करेगी। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग। तो इट इज ए रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस विद इन द बॉडी व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, क्या नेचर होगा, इन ऑर्डर टू रीस्टोर द इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इनिशियल स्टेट को, वो अलग बात है कि वो इनिशियल स्टेट को ला पाएगी कि नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन वो ट्राई करेगी कि उस बॉडी का इनिशियल स्टेट फिर से री अचीव हो जाए। आपने जैसे फोर्स लगाया, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है स्प्रिंग का। मान लो आप स्प्रिंग से खींचते हो, आप छोड़ देते हो, तो स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है, तो वो अपने अंदर के स्प्रिंग फोर्स जनरेट करके उसको अपने नेचुरल पोजीशन पे ले आता है। बट इलास्टिक बॉडी के अंदर ऐसा है कि वो कंप्लीटली रीगेन कर लेता है, बट बाकी बॉडी जो है रीगेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, बिल्कुल ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा, ये मैंने आपको बताया भी। तो ये है अपना टेंशन। यहां पर टेंशन किसके लिए हम पढ़ेंगे, हम यहां पे टेंशन मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, टेंशन इन ए रोप और टेंशन इन ए स्ट्रिंग। तो पहली बात करते हैं टेंशन इन ए स्ट्रिंग। आपके लिए अब दो चीज नया है मैकेनिक्स में। क्वेश्चन यहां पर होगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में पहले आप परिचित हो जाओ। स्ट्रिंग का मतलब है हुज, जब भी क्वेश्चन में स्ट्रिंग लिखा होगा तो हुज मास इज निग्लिजिबल। ठीक है, हुज मास इज निग्लिजिबल, तो इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे अपने फिजिक्स में। फिजिक्स स्टील में भी होगा, बिल्कुल रॉड में भी होगा, सब में टेंशन होगा। ठीक है, सब में टेंशन होगा। जैसे आप स्टील रॉड को किसी लोड के साथ अटैच करो तो वो कुछ एलोंगेट होने की टेंडेंसी में होगा, तो उसके अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा जो उसको एलोंगेट नहीं होने देना चाहेगा। ठीक है, उसी तरीके से कोई स्टील को आप रॉड को घुमा रहे हो या रोप को, आप एक चीज लो नॉर्मल, आप रस्सी बांधो और रस्सी में आप पत्थर बांधो और इस तरीके से घुमा रहे हो। ठीक है, तो ये अपने पास स्ट्रिंग है और इसको आप यहां से घुमा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक टॉट हो जाएगा, स्ट्रिंग टॉट हो जाएगा, इसमें टेंशन आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। टेंशन का मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर आप लगा रहे हो किसी रोप पे, रॉड पे,
ठीक है। तो उसके वजह से उनके भी अंदर की बात मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा। तो उस बढ़े हुए सेपरेशन को फिर से रीस्टोर करने के लिए बॉडी अपने अंदर एक फोर्स जनरेट करेगी, दैट वी कॉल इट टेंशन। हाँ ठीक है, मैं इस आपको सीट अपलोड करा दूंगा और फोर्स कॉन्सेप्ट से डेली होमवर्क भी टिक कराऊंगा, बिल्कुल ये करेंगे। तो हुज मास इज निग्लिजिबल, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो टेंशन इन ए स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि एक बहुत पतली रस्सी है, एक बहुत स्ट्रिंग का मतलब जिसका मास निग्लिजिबल है, जैसे अपनी मम्मी लोग जो सुई धागा लेती हैं, सुई धागा लेके सिलती हैं, तो वो जो धागा है उसको आप एक स्ट्रिंग की तरह देख सकते हो, ठीक है। निग्लिजिबल का मीनिंग निग्लिजिबल का मीनिंग मतलब, अब हिंदी में नेग्लिजिबल का मतलब होता है कि हम उसको जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ना के बराबर, ठीक है भाई सुमन। निग्लिजिबल का मतलब है ना के बराबर। लो ये भी लिखवा दिया तुमने आज, बहुत दिन हो गया हिंदी लिखे, थोड़ा देखें लिख पाते हैं कि नहीं। ना के बराबर, ये है निग्लिजिबल। अब समझ में आया, खुश हो गए, ठीक है। निग्लिजिबल। तो अब आप क्या करिए, देखिए यहां पे एक रस्सी है पतली सी, ऐसे आपने इसको टांग रखा है, हवा में ऐसे झूल रही है, हवा बह रहा है ऐसे झूल रही है, उसके पास कोई भी वेट नहीं है अपना। फिर आपने क्या किया, इसमें एक मास लटका दिया, तुरंत आप आए और इसमें एक मास लटका दिया, ध्यान से सुनिए, मास लटका दिया, क्या हो जाएगा अब ये रस्सी, यही रस्सी क्या हो जाएगी, टॉट हो जाएगी, यही रस्सी अपनी टॉट हो जाएगी। टॉट का मतलब समझते हैं सब लोग, बहुत बच्चे इंग्लिश नहीं समझ रहे। टॉट का मतलब तन जाएगी रस्सी पूरी। तो यहां पर अपने पास कैसे तन गई भाई, तो यहां पे जैसे ही आपने यहां पे मास लटकाया, जैसे ही आपने यहां मास लटकाया, सभी बच्चों को पता है कि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, और अर्थ पे है, ये अर्थ पे ही है ना, किसी दूसरे ग्रह पे नहीं है, अर्थ पे है। तो अर्थ इसको खींचेगा, किस फोर्स से खींचता है, कल बताया था, आ गया ये ग्रेविटेशनल फोर्स m/g, मानते हो, इसको खींचेगा। तो इसके खींचने की वजह से ये जो रस्सी का ये स्टेट था, ये जो रस्सी का ये स्टेट था, ये रस्सी ऐसे टॉट हो चुकी होगी, रस्सी टॉट हो गई, मतलब इसमें टेंशन आ गया, आपने इसको खींचा तो खींचने की वजह से इसमें एक टेंशन आ गया। अब आप सुनो ध्यान से, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, नहीं तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगी। टेंशन कैसे लगाओगे, तो हमेशा टेंशन, मैंने कहा था एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा, तो यहां टेंशन लगाओगे ऐसे, यहां पे टेंशन T लगाओगे ऐसे, ठीक है। अब अरे हाँ भाई देख लिया, सीट अपलोड हो गई है, मैं समझ गया, पहले पढ़ाने तो दो, 2 4 5 लेक्चर आप पढ़ेंगे तब सीट के क्वेश्चंस करने लायक होंगे। यहां ध्यान नहीं दे रहे हो, जब बाद में रोओगे, सीट एक भी नहीं कर पाओगे, इतना परेशान हो रहे हो, यहां ध्यान दो अभी। तो यहां पे mg है, ये टेंशन T है, ये जो टेंशन T है, अब आप बोलोगे सीलिंग के रिस्पेक्ट में टेंशन कैसा होगा, ठीक है, सीलिंग के रिस्पेक्ट में टेंशन कैसा होगा, तो सीलिंग के रिस्पेक्ट में टेंशन सेम होगा और नीचे होगा। अब आप बोलोगे सर ये क्यों है, सुनो ध्यान से क्यों है, टेंशन T है ये विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, ये टेंशन सेम टेंशन पूरे रस्सी में रहेगा, और यहां पे बोला जाएगा ये सीलिंग, तो ये है विथ रिस्पेक्ट टू सीलिंग, जहां से बंधा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों, हाँ ये फर्स्ट स्लाइड ही है भाई, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आप इस रस्सी को अलग ले आओ, अब इस रस्सी की एबीडी बनाओ, रस्सी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे, तो आपको मैंने बताया कि रस्सी का कोई मास नहीं है, यहां मास टेंडिंग टू 0 है। तो आपको पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ F = ma, अगर m टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, तो F टेंडिंग टू 0 होगा,
मतलब कभी भी ध्यान रखिएगा कि क्यों मैं यहाँ पे टेंशन इक्वल और ऑपोजिट दिखा रहा हूं। अगर यहाँ टेंशन टी दिखा रहा हूं और ये मासलेस होगा तो पूरे रस्सी में टेंशन सेम होगा। ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर टेंशन जो है एक मासलेस रस्सी में थ्रू आउट द रोप थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन मस्ट बी सेम। द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, ध्यान से सुन लीजिए कि अगर ये मासलेस है तो एम यहां पर 0 होगा और एम 0 होगा मतलब फोर्स 0 होगा। एफ इक्वल टू एम ए अभी आपने पढ़ा न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहां से आप देख रहे हैं कि एफ भी 0 होगा। और एफ 0 कब होगा? जब रस्सी में यहां तो टेंशन आ चुका है, इस एम जी की वजह से टेंशन यहां आया, तो ऊपर में भी टेंशन इक्वल और अपोजिट लगेगा, तभी आप बोलोगे कि इस रस्सी में नेट फोर्स 0 है, क्योंकि ये इस रस्सी का कोई मास नहीं है। तो दैट इज द रीजन कि आपने ये चीज एक बहुत बड़ी चीज सीखी कि कभी भी मासलेस रस्सी है तो उसमें एक जगह आपने टेंशन चेक कर लिया कि टेंशन अपना टी है, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम रहेगा। मास जब होगा तो हम आएंगे, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो यहां पर ये टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगा। और आप कैसे दिखाओगे? पहले एक्सटर्नल फोर्स को देखोगे, एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा उसके अपोजिट। अब टेंशन की वैल्यू लिखना चाहते हो, चलो टेंशन की वैल्यू तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाओगे। यहां पे कौन सा लॉ लगेगा? एफबीडी ऑफ ब्लॉक, एफबीडी ऑफ ब्लॉक। तो ब्लॉक की एफबीडी बनाओ। ब्लॉक एक बहुत सिंपल एफबीडी है, दो ही फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पे, एक एमजी लग रहा है और एक लग रहा है टेंशन। दिख रहा है सभी बच्चों को? और ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पर पड़ा है, तो कौन सा लॉ लगाओगे? न्यूटन। न्यूटन का कौन सा लॉ लगाओगे? ये इक्विलिब्रियम में है, तो यहां पे कौन सा लॉ लगेगा बताओ बच्चों? यहां पे लगेगा T इक्वल टू एम जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ, नेट फोर्स 0 अपवर्ड को, और ये नीचे डाउनवर्ड, तो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो T माइनस एम जी इक्वल टू 0। यहां पे आपने क्या लिखा? ये कैसे आया? T माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो यहां से आपने ये बताया कि नेट फोर्स यहां पे अपवर्ड, नीचे नीचे का नेगेटिव, तो नेट अपवर्ड फोर्स 0। बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, ये सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप सब लोग सीख सकते हैं। जिनको नहीं आता है, जिनको आता है वो अलग बात है। तो ये T इक्वल टू एम जी, ये क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो आपने क्या एक रूल सीखा कि व्हेन स्ट्रिंग, ये नोट करके लिख लीजिए, व्हेन स्ट्रिंग है तो वो मासलेस है, ठीक है? तो स्ट्रिंग का मतलब ही है वो मासलेस है। फॉर स्ट्रिंग, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, टेंशन until and unless string not going to change। ठीक है भाई? तो जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होता तब तक टेंशन इसमें हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। अगर रस्सी बदल गई तो टेंशन बदल जाएगा, अगर रस्सी बदल गई तब टेंशन अपना क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो जब तक रस्सी आपकी वही रहेगी तो टेंशन आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, मान लीजिए इसी में कि एक सिचुएशन और लेते हैं, मासलेस का ही।
मान लो ऐसा कोई सेटअप है, ठीक है, इसका वेट है W, W का मतलब वेट, W क्या दिया है, वेट है, ये वेट है, सब लोग समझ रहे हैं, मास नहीं दिया है, W दिया है मतलब वेट दिया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप न्यूटन लॉ से आप अभी स्टार्ट ही हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव ये आप पढ़ते रहिएगा। मैंने नए बच्चों के लिए पिछली स्लाइड पिछले लेक्चर की फर्स्ट स्लाइड देखिएगा, उसमें मैंने लिख दिया है कि आपको इसको कनेक्ट करने के लिए बैकलॉग को कौन कौन सी चीजें प्रायोरिटी ऑर्डर में करना है। तो अगर आप नए बच्चे हैं तो लास्ट लेक्चर जो हुआ था, ठीक है, मतलब ट्यूसडे का जो लेक्चर है उसका जो है आप पहला स्लाइड देखिएगा, ठीक है। आपका जो मन है भाई आप वो करिए, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप कर पा रहे हैं तो यहां पर अपने पास ये है। अब आप देखिए इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग, तो आप सभी बच्चों को दिख रहा है कि टेंशन यहाँ पे कितनी कितनी स्ट्रिंग दिख रही है, 3 स्ट्रिंग दिख रही है, दिख रहा है सभी बच्चों को, यहाँ पे 3 स्ट्रिंग दिख रही है, याद है, तो 3 स्ट्रिंग दिख रही है। अब हमें क्या करना है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो सभी बच्चों को पता है कि हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हम बॉडी का नेट एफबीडी बनाएंगे और उस पर नेट फोर्स 0 करेंगे। अब एक बात और भी आपको नोट करके जानना चाहिए कि जो मैं बता रहा था कि रेफरेंस एक्सिस, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ध्यान से देखिए, हाउ टू चूज रेफरेंस एक्सिस, इसका आइडिया दे रहा हूं, हाउ टू चूज रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। पहला केस है इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, देन चूज एनी रेफरेंस एक्सिस, आप कोई भी रेफरेंस एक्सिस चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आपने कोई भी अगर रेफरेंस एक्सिस चूज किया है, ठीक है, तो उस रेफरेंस एक्सिस में बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम में होगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई और रेफरेंस एक्सिस चूज कर लूं तो वहां नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा। आप कोई भी रेफरेंस एक्सिस चूज करके कर सकते हैं, बट चालाकी किसमें है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन चूज एनी रेफरेंस एक्सिस बट प्रेफर to choose reference axis along which minimum number of component we have to take, मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है, ये मैं अभी इक्विलिब्रियम के लिए बता रहा हूं कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आप कोई भी रेफरेंस एक्सिस चूज कर सकते हो, बट आपकी चालाकी उसमें दिखेगी कि आप ऐसा रेफरेंस एक्सिस चूज करिए जिससे कि हमें फोर्सेस का क्या करना पड़ेगा, इस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट लेना पड़ेगा और फिर नेट फोर्सेस को 0 करना होगा। तो हम ट्राई ये मारेंगे कि हम ऐसा रेफरेंस एक्सिस चूज करें जिससे कि हम कम से कम कंपोनेंट लेना पड़े, जिससे कि हमें कम से कम कंपोनेंट लेना पड़े। दैट इज द बेसिक अप्रोच हाउ टू चूज रेफरेंस एक्सिस। नाउ द सेकेंड सिचुएशन यू आर गोइंग टू फेस व्हेन द बॉडी इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है तो आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेटेड है मुझे उधर ही न्यूटन्स लॉ लिखना है, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। तो मुझे एक्सेलरेटेड डायरेक्शन की में ही फोर्स लिखना पड़ेगा। तो वी डोंट हैव एनी चॉइस टू राइट द नेट फोर्स। हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, अगर एक्सेलरेटेड है तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है उधर x मानो और उसके परपेंडिकुलर y हो जाएगा।
तो इफ बॉडी इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये छोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। तो रेफरेंस एक्सिस कैसे चूज करेंगे इसका मैंने आपको तरीका बताया। तो इफ बॉडी, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन में करेंगे सब अप्लाई। इफ बॉडी इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, तब तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, जिधर एक्सेलरेटेड मोशन है उधर नेट फोर्स लिखना है, तो उधर नेट कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ये बॉडी इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, देन टेक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई भी एक ले लीजिए, अलोंग एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर to x axis is our y। ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कभी भी आपको रेफरेंस एक्सिस चूज करना हो तो आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे कि रेफरेंस एक्सिस को कैसे चूज करने का तरीका मैंने आपको बताया कि अगर एक्सेलरेटेड है तो यू हैव नो चॉइस, आपको उधर रेफरेंस एक्सिस लिखना होगा, ठीक है। उधर आपको रेफरेंस एक्सिस उधर ही मानना पड़ेगा जिधर एक्सेलरेटेड है, क्योंकि हमको नेट फोर्स लिखना है, ठीक है। अब देखिए, एक भाई साहब बोल रहे हैं वाई वी ड्रॉ एफबीडी। अरे भाई, एफबीडी बनाते हैं क्योंकि हमें न्यूटन्स लॉ लिखना है, ठीक है, ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। आप पिछली क्लास में नहीं थे शायद, यही प्रॉब्लम है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को अब यहां करते हैं। तो दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड नाउ वी हैव 3 टेंशन। यहां पे 3 रस्सियां हैं तो टेंशन 3 होगा। पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, यही बना रहा हूं मैं। एक लगेगा mg जो पहले से दिया हुआ है, कितना w ही mg है, तो ये mg लगा। इसके खींचने की वजह से सभी बच्चों को पता है कि यहां टेंशन होगा एक T3। ध्यान से देखिए, दिख रहा है सभी को T3, ये T3 है और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये कॉमन पॉइंट है। तो इस रस्सी में टेंशन अगर T3 ऊपर है तो अभी अभी बताया था कि रस्सी के हर टुकड़े में अगर वो मासलेस है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन का टाइम भी सुखप्रीत इक्विलिब्रियम होता है। आप पढ़ के आया करिए, ठीक है। आपको मैं चिल्ला चिल्ला के बताया था, लास्ट टर्न पे ही बताया था, आप लोग पढ़ के आया करिए, नहीं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे इस तरीके से। आप आज पूछ रहे हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन में क्या होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी इज व्हाट केस, इट इज ए इक्विलिब्रियम केस, जहां पे नेट एक्सेलरेशन 0 होगा, तभी पार्टिकल क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दैट इज ऑल्सो आवर इक्विलिब्रियम, वहां भी न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा। ये सब बातें आप पूछ रहे हो। तो यहां पे ये T3 है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी T3 ऐसा होगा। इसका रीजन सभी को क्लियर है, क्योंकि रस्सी को जब आप अलग करेंगे, तो रस्सी पे, मासलेस रस्सी पे नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो इस पे अगर T3 है, इस पॉइंट को P ले लीजिए, तो इस P के रिस्पेक्ट में ऐसा होगा। ये इसके लिए है। इतनी बेसिक से बातें बताई जा रही है, उसके बाद भी जो नहीं पढ़ पाएगा, इतनी बेसिक से जो फिजिक्स नहीं पढ़ पाएगा, वो दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में नहीं पढ़ पाएगा। और आपको इस चीज की अगर नहीं समझ में आ रही तो यू कैन चेक एंड गो, ठीक है, एंड गो समवेयर एंड टेक द क्लास एंड आफ्टर यू विल सी कि आपको क्या पता चल रहा है। क्योंकि ये बहुत 0 लेवल से बहुत लेवल तक की चीजें बताई जाएगी। हर जगह पे इतनी मेहनत नहीं होती है, कोई टीचर इतना बॉदर नहीं करता है कि आपको 0 से चीजें बताई जाए। उसके बाद भी अगर आप एडवांटेज नहीं उठा पा रहे हैं अपनी मक्कारी की वजह से, तो आई थिंक होपलेस केस हो जाएगा, फिर आपके ऊपर है ये। T3 इधर होगा, यहां पर रस्सी बदल गई तो मैंने कहा रस्सी बदल जाएगी तो टेंशन बदल जाएगा, रस्सी बदल गई तो टेंशन बदल जाएगा। बट अगर मासलेस है तो जो भी टेंशन बदला हुआ होगा वो पूरी रस्सी में सेम होगा।
तो यहां पे ये T3 है, इधर हो जाएगा T2, P के रिस्पेक्ट में T2 ऐसा, और ये यहां हो जाएगा T1, यहां हो जाएगा अपना T1। ठीक है, मैंने एक चीज मिस किया है, अभी आपको एंगल दे देता हूं, एंगल नहीं दिया है, एंगल दे देता हूं मैं उसके। ठीक है, इस रस्सी का मुझे एंगल भी देना पड़ेगा, जिससे आपको कुछ कैलकुलेट कराना है मुझे। तो ये एंगल मैं दे रहा हूं आपको 30 डिग्री। तो ये T2 हो जाएगा, समझ में आ गया सभी को, और ये T1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यही चीज है सीलिंग के रिस्पेक्ट में, अगर कोई पूछे इस सीलिंग के रिस्पेक्ट में T2 ऐसा होगा, इस पॉइंट ऑफ यहां जहां बंधा है इसके रिस्पेक्ट में T2 और T1 कैसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि हर रस्सी पे नेट टेंशन जीरो होगा, हर रस्सी पे नेट टेंशन अपना क्या होगा, जीरो होगा। तो अब आप सबने टेंशन कर लिया। अब आप देखो आप इक्वेशंस क्या लिखने वाले हो, इसके मैं दो मेथड बता सकता हूं। पहला मेथड बता रहा हूं कि फॉर W क्या लिखेंगे, W पे FBD बनाइए, ये W है, यहां टेंशन है T3, नीचे है WMG, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाएंगे। यहां पे तो कोई, आप बोलोगे सर यहां रेफरेंस एक्सिस क्या चूज करें, अरे यहां क्या रेफरेंस एक्सिस चूज करना, एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो, तो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो कर दीजिए। T3 इक्वल टू W, एक चीज हमें मिल गई कि T3 किसके बराबर होगा भाई, W के बराबर होगा। यहां तक सभी को क्लियर है। अब आप इस पॉइंट P पे आ जाइए, नेक्स्ट इक्वेशन में बना रहा हूं, पॉइंट P पे आ जाइए। आप मुझे बताइए कि ये जो पॉइंट P है ये जंक्शन है, ये पॉइंट है P जो है, दिस इज ए जंक्शन ऑफ 3 स्ट्रिंग्स विच आर मासलेस। ठीक है, ये जो जंक्शन है P, ये 3 मासलेस रस्सी का जंक्शन है, तो ये भी मासलेस होगा, तो इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ये बात समझते हैं सभी बच्चे कि अगर कोई मासलेस का मतलब दुनिया में कोई भी चीज मासलेस नहीं होती, मतलब उसका मास इतना कम है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ना के बराबर है, निग्लिजिबल है। तो यहां पर अपना जो P है, इस पे देखिए नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो एक तो फोर्स इस पे ऐसा लग रहा था T1, देखिए P पे इस रस्सी के टेंशन की वजह से, एक T2 ऐसा लग रहा था, और एक अपने पास क्या लग रहा था, T3। क्लियर है, तो यहां पर अपने पास क्या लगेगा, ये T3, ये T2, ये अपने पास T1 और ये T3, एंड दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। ठीक है, तो अब सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि ये एक मासलेस पॉइंट है। ठीक है, MP जीरो है, तो इस पे नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स एट P इक्वल टू जीरो। तो ये आप कर रहे हैं। अब यहां पे आप बोल सकते हैं कि सर कौन सी रेफरेंस एक्सिस चूज करें, कौन सी रेफरेंस एक्सिस चूज कर पे के इस पे नेट फोर्स जीरो करें, ये अब आपके ऊपर है। ठीक है, ये अब आपके ऊपर है, जैसे वेक्टर में आपने किया था। अगर मैं देखो ये रेफरेंस एक्सिस चूज करता हूं तो मुझे फायदा मिलेगा। अगर मैं इसको रेफरेंस एक्सिस चूज कर रहा हूं, इसको x मान रहा हूं और इसको y मान रहा हूं, तो आपको शायद समझ में आ गया कि हमें क्या फायदा मिला, कि हमें केवल सिंगल कंपोनेंट लेना होगा। ये x हो गया और ये y हो गया, ये हमारा रेफरेंस एक्सिस हो गया। तो हमें केवल एक कंपोनेंट लेना होगा, किसका, T1 तो पहले से x में है, T3 पहले से y में है, हमारे चूजन रेफरेंस एक्सिस के लॉन्ग। केवल T2 का कंपोनेंट लेना होगा, T2 का एंगल है 30। तो मैंने आपको कंपोनेंट लेना सिखाया है। जिन बच्चों को वेक्टर, मैंने बोला जो नए बच्चे हैं उनको वेक्टर पढ़ने के लिए बोला था, ये f है, ये थीटा है, तो अब जान लीजिए हमेशा कि थीटा के अलोंग जो होगा वो f cos थीटा होगा, और थीटा के परपेंडिकुलर जो होगा वो f sin थीटा होगा। ठीक है, कॉस और साइन से आप बता सकते हैं। जिनको डिटेल में पढ़ना है वो वेक्टर के कंपोनेंट वाले टॉपिक में जाके पढ़ सकते हैं। तो यहां पर अपने पास हो जाएगा T2, और T2 के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा T2 cos 30 और एक होगा इधर T2 sin 30।
ठीक है, तो ये हो जाएगा T2 cos 30, थीटा के अलॉन्ग वाला cos, उसके अपोजिट साइन, और ये हो जाएगा T2 sin 30। ये सभी को क्लियर हुआ? अब आप शायद समझ रहे हैं कि कौन किसको बैलेंस कर रहा है। नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब इस T3 को कौन बैलेंस कर रहा होगा भाई? T2 sin 30। इस T1 को कौन बैलेंस कर रहा होगा? T2 cos 30। तो फॉर P, two more equation you can write. T1 is equal to T2 cos 30, है ना? That is T1 is equal to √3 T2 by 2, and T3 is equal to उल्टा कर दिया मैंने, T3 के बराबर होगा ना ये, तो ये T3, तो T3 is equal to T2 cos 30 √3 by 2. तो what is your T2 now? It is 2T3 upon √3, और T3 की वैल्यू आपने निकाल दी है, W है, तो 2W upon √3, 2W upon √3, ये हमारा टेंशन T2 हो गया। ये क्लियर है? ये क्लियर है सभी बच्चों को? उल्टा लिखा है फिर से, T1 ही था भाई, ठीक है। फॉर P यहां देखो ना, ये T1 और ये T2 cos 30, ये सही है, तो T1 इक्वल टू T2 cos 30, दैट इज T1 इक्वल टू √3 T2 by 2। ये तो ठीक है। और इस वाले में क्या होगा? T2 sin 30 इक्वल टू T3, T3 इज इक्वल टू T2 sin, एक्स एक्सिस वाले फोर्सेस इक्वल करो और वाई एक्सिस वाले फोर्सेस इक्वल करो, तो कितना आ जाएगा? T3 इज इक्वल टू T2 by 2, T3 इज इक्वल टू T2 by 2। क्लियर है? तो यहां से अपने पास T2 कितना आ गया? 2T3, या फिर 2T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? W, तो 2W, T2 अपने पास आ जाएगा 2W। क्लियर है सभी बच्चों को? तो T2 अपने पास आ गया 2W, तो T2 आ गया तो T1 भी आ जाएगा। यहां पे T2 की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो आपको T1 भी मिल जाएगा। तो यहां से T1 क्या आ जाएगा? √3 by 2 इंटू T2, और T2 है 2W, मतलब T1 आ जाएगा √3W। तो हमें मिल गया T1 √3W, और T2 आ गया 2W, और T3 आ गया W। तो तीनों रस्सियों में हमें टेंशन मिल गया, तीनों रस्सियों में हमें टेंशन मिल गया। ये पहले क्लियर है सभी बच्चों को? ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो हमने दो लॉजिक अप्लाई किया, एक तो वेट पे नेट फोर्स 0 किया, और दूसरा ये जंक्शन जो P है ये मासलेस रस्सियों का जंक्शन है, तो इस पे भी नेट फोर्स 0 होगा, तो नेट फोर्स 0 किया। और रेफरेंस एक्सिस ये चूज करने का फायदा क्या मिला? T1 इक्वल टू T2 क्यों हुआ? T1 इक्वल टू T2 मैंने कहां लिखा है भाई? T1 इक्वल टू T2 नहीं लिखा गया है, T1 इक्वल टू T2 cos 30 लिखा गया है। ये देखिए यहां पे ध्यान से, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ये T1 है और ये T2 cos 30 है। ठीक है, धीरे धीरे मैं उन बच्चों का इतना घटिया डाउट जो है लेना मना करूंगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो उनकी इस तरीके के डाउट को मैं नहीं ले पाऊंगा। अब T1 इक्वल टू T2 cos 30, ये एक्स डायरेक्शन पे नेट फोर्स 0 होगा, दिख रहा है सभी को क्लियर कट? ये T1 है, ये T2, तो एक्स डायरेक्शन के फोर्स 0 है, वाई डायरेक्शन का फोर्स अपना 0, तो T3 T2 sin 30 के बराबर है। क्लियर कट एक एक स्टेप लिखा जाता है, उसके बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं। T2 देखिए यहां पे वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 किया है P पॉइंट पे, और ये एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 किया है P पॉइंट पे। बस यहां से हमें मिल गया फोर्स 0 क्यों है भाई? आप चले जाओ यहां से, ठीक है, आप नहीं पढ़ पाओगे। आपको यही नहीं पता चल रहा है कि नेट फोर्स 0 क्यों है, तो आप फिर क्या पढ़ रहे हो? आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताया गया है ना कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। आप पहली बार क्लास कर रहे हैं क्या? फोर्स 0 क्यों है?
आपको ये नहीं पता चल रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो अपने प्रेजेंट स्टेट को कंटिन्यू करेगी, उसका प्रेजेंट स्टेट 0 का है तो नेट फोर्स 0 होगा। आप चले जाइए यहां से, आप नहीं पढ़ पाएंगे फिजिक्स फिर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अपने पास। ठीक है, कि नेट फोर्स हम अब ये मैं कह रहा हूं, ये मैं दूसरे वे से भी कर सकता था। एक और मेथड देखिए, जो आप लोगों को मैंने साइन रूल बता रखा है, कई जगह पे हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल और हर जगह किया रिलेटिव वेलोसिटी में, इससे भी कर सकते थे। आपको 3 वेक्टर मिला P2 पे P पे, देखिए एक वेक्टर ये मिला था T2, एक वेक्टर ये था T1, और ये था अपने पास ये, तो 3 वेक्टर था हमारे पास। ठीक है, इतना 0 लेवल से चीजें बताई जा रही है और आप उसके बाद जो ये पूछ रहा है कि नेट फोर्स 0 क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब वो कुछ नहीं पढ़ रहा है, वो फालतू यहाँ पे आ गया है, उसको तैयारी नहीं करनी चाहिए। एक्स है, ये वाई है। तो अब यहां 3 फोर्सेस आपको दिख रहे हैं। यहां पे जो फोर्स है वो कितना है, ये शायद T3 माना गया था, हाँ T3 था। तो ये फोर्स है अपना T3 और ये फोर्स था T2, ये फोर्स था T1। तो ये 30 डिग्री था। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा भाई बताइए आप लोग, 150 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियोम से। और ये अपने पास 90 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये 30 दिया गया था ना, तो ये एंगल पूरा कितना हुआ, ये हो गया 120 डिग्री, क्योंकि ये 90 और ये 30, ये 30 दिया हुआ था आपको और ये 90, तो ये टोटल हो गया 120 और ये कितना हो गया 90। ठीक है, तो याद है आप लोगों को मैंने फोर्स बताया था, साइन लॉ, साइन रूल डायरेक्ट अप्लाई करके कर सकते थे। साइन रूल क्या बताया गया था साइन रूल में, कि जो फोर्स है साइन ऑफ दिस फोर्स अपॉन द फोर्स, तो यहां पर ये T2 है, पहले जो भी आप लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पहले लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो आपको T1 है, T1 के अपोजिट एंगल क्या दिखता है, पूरा 120 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते थे यहां पे, T1 अपॉन साइन 120 डिग्री। ये सबको समझ में आया, ये फोर्स है, इसके अपोजिट का एंगल ये पूरा, ये 120 डिग्री, ये समझ में आया, क्लियर है सभी को। तो T1 अपॉन साइन 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 90 डिग्री। T2 के अपोजिट, ये जो T2 है इसके अपोजिट एंगल क्या दिखता है 90, और है अपना T3 के अपोजिट एंगल है 150, तो दैट इज T3 अपॉन साइन 150। तो यहां से आप डायरेक्ट कर लेंगे, यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हैं लामीज थ्योरम से। तो यहां से एक तरीके से T1 साइन 120 सभी बच्चे समझ सकते हैं, किसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 इक्वल टू T2 साइन 90, तो सभी को पता है साइन 90 साइन 91 हो जाएगा। और T3 को आप लिख सकते थे साइन 180 माइनस 30, और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, उसमें साइन थीटा ही होता है। तो हम लिख सकते हैं T1 अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू T2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू T3 अपॉन में साइन 30। ठीक है, तो अभी साइन 90 रहने देते हैं, बाद में पुट कर देंगे। और अब आपको पता है कि T3 की वैल्यू आपको पता थी जब आपने इसका FBD बनाया था, तो ये T3 है, ये W है, इसका इक्विलिब्रियम किया था, तो T3 हमें पता था वो कितना है W, T3 हमें पता था वो कितना है W है। तो अब यहां से आप W कर लीजिए और यहां से T1 निकाल लीजिए इससे। तो T1 साइन 60, इन दोनों से देख रहा हूं, T1 साइन 60, एक एक स्टेप आपको लिखा जा रहा है, एक एक चीजें बताई जा रही है। उसके बाद अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो बहुत मुश्किल है कि आप और कहीं कुछ समझ पाए, क्योंकि जाके पढ़ के देखिए वहां पे कैसे पढ़ाइयां होती हैं।
T1 साइन 60 T3, ये हाफ हो जाएगा। टीचर इतना बॉदर नहीं करता भाई। 2W, और ये बात मेरे बोलने से नहीं, आप चेक करके देखिए तब आपको रियलाइज होगा। साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3W। T1 अपना वही √3W आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप T2 कर सकते हैं। T2 क्या हो जाएगा, ये मेथड बहुत इजी है। आप यही चीज नहीं समझ रहे हैं फिजिक्स में, कि फिजिक्स में कोई इजी और हार्ड नहीं होता, कब किस मेथड की जरूरत पड़ जाए। और फंडामेंटल मेथड हमेशा अप्लाई होगा, ये हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह ये एंगल ढूंढ पाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए सब बताया जा रहा है। इसी तरीके से आप इन दोनों के लिए कर सकते हैं, इन दोनों से आप T2 निकाल सकते हैं। तो T2 क्या हो जाएगा भाई, T3 साइन 30 इंटू साइन 90। तो यहां से T2 आ जाएगा, T3 था W, साइन 30 हो जाएगा 1/2 इंटू 1, तो दैट इज 2W। तो सेम रिजल्ट यू विल गेट। ठीक है, तो आपको वही रिजल्ट आपको वही मिलता है जो आपने यहां से पाया। T1 इक्वल टू √3W, T2 इक्वल टू 2W। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, यूनिट क्या होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भाई साहब ने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है, मतलब एकदम खत्म छाप हो। फोर्स की यूनिट क्या होती है आज तक नहीं पढ़ा है, मतलब कहां से उठ के आए हो यार, फोर्स की यूनिट क्या होती है नहीं पढ़ा है। न्यूटन, रात में आएगा तुम्हारे पास ये न्यूटन, उसकी यूनिट भी नहीं जानते हो, फिर हिसाब लेगा तुमसे। रात में आएगा तुम्हारे पास ये, ठीक है, फोर्स की यूनिट नहीं जानते हो तो आएगा तुम्हारे पास, हिसाब लेगा बराबर। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, तो ये आप √3W न्यूटन लिख सकते हो। ये आईटी की तैयारी करने आए लोग, और ये आ जाएगा W न्यूटन। ठीक है, हाँ न्यूटन नहीं आएगा, एक भाई बोलता है डाइन, डाइन चाहिए, न्यूटन नहीं चाहिए रात में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, तो आपने रस्सी में स्ट्रिंग सीखा कि कैसे आपने स्ट्रिंग निकाला और इस तरीके से किया। तो ठीक है ना भाई, मेरे पास आके पढ़ लो। जेपी सर केवल बेसिक ही नहीं पढ़ाते हैं, बेसिक टू जीरो टू हीरो है सफलता का मूल मंत्र। सफलता बैच का ये टैगलाइन है, जीरो टू हीरो, केवल हीरो नहीं, जीरो टू हीरो है। तो कोई टेंशन नहीं है, पढ़िए आप यहां पे। नेक्स्ट करते हैं कि मान लीजिए रस्सी आपकी यूनिफॉर्म ना हो, रस्सी मान लीजिए आपकी यूनिफॉर्म ना हो, तब कैसे करेंगे। रोप हो जाए, टेंशन इन ए रोप। रोप का मतलब ही समझ जाइए कि वो अब मोटी रस्सी है, उसके पास मास है। टेंशन इन ए रोप, या रॉड भी हो सकता है, सेम चीज है, रॉड या रोप दोनों में से कोई है। ठीक है, टेंशन इन ए रॉड या फिर रोप कैसे करेंगे, अब वो ध्यान से सुनिए। अब ये सब आपके लिए बिल्कुल नया है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपको बहुत पेशेंस से इन चीजों को हैंडल करना होगा। बहुत पेशेंस से नई नई चीजें सीखेंगे, हर दिन नया चीज आपको दिखेगा, और ये थ्रू आउट द फिजिक्स यूज होगा, केवल इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा। तो कैसे किया जा रहा है आप ध्यान से सुनिए। ये रोप हो सकता है, रस्सी हो सकती है। अब इसमें दो वर्ड आएगा, इसमें दो वर्ड आएगा। T1 साइन 60 इक्वल टू 2W कैसे हुआ, आप इसी में लटके हुए हैं अभी तक। T1 साइन 60 कहां लिखा गया है भाई, जरा पहले ये बताइए। यहां मैंने 30 डिग्री से कंपोनेंट लिया है, 30 डिग्री से कंपोनेंट लिया है। ठीक है, अगर आप 60 से लेंगे तो इधर कॉस होगा, इधर साइन होगा। कुछ अच्छा ऐसा तो टैलेंट नहीं कर रहे हो आप,
कुछ महानुभाव लोग ऐसा तो नहीं कर रहे? बहुत सारे अनोखे तारे जमीन पे यहाँ पे हैं, मैं समझ रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कर रहे हो कहीं कि इधर आप T2 cos 60 लिख रहे हो 60 से, और इधर T2 cos 30 लिख रहे हो इस एंगल से? ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक एंगल लेके कंपोनेंट लेना होता है। ये 30 है तो आपको इसी से लेना होगा। यहां लिखना होगा T2 cos 30। ये भी गलतियां बहुत लोग करते हैं। और ये होगा T2 sin 30। या तो ये करिए, या फिर अगर आप ये एंगल लेना चाह रहे हैं तो आप इस एंगल को लेके करेंगे तो इधर आएगा T2 cos 60 और इधर आएगा T2 sin 60। ये सब वेक्टर की चीजें हैं जो बताया जा चुका है। ठीक है, ये वेक्टर की चीजें हैं जो आपको बताया जा चुका है। ठीक है, हाँ, लामीज थ्योरम भी बोलते हैं भाई। तो यहां पर ये चीज आपको दिखना है। ठीक है, ये चीज है। तो T2 sin 60, T2 cos 60, इधर T2 sin 30, T2 cos 30। तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा, इन चीजों को देखना पड़ेगा। ऐसा मत करिएगा कि इधर 60 इसके साथ इधर। ये सब बहुत फंडामेंटली आपको वेक्टर में बताया गया है, क्या कंपोनेंट का क्या मतलब है, कैसे लेते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, जिन बच्चों को ये बेसिक्स नहीं है उनको दिक्कत होगी। और ये बहुत छोटी बातें हैं। वेक्टर, जो बच्चा नया है वो जाकर जो है इजीली जाके पढ़ ले, वेक्टर पढ़ ले। मैंने लिख दिया था। तो यहां पर अपने पास ये, अब यहां सुनो, दो वर्ड आएगा। एक वर्ड आपको मिलेगा यूनिफॉर्म और एक मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म रोप और रॉड का क्या मतलब होगा? ऐसे क्वेश्चन में लिखा होगा ये वर्ड यूनिफॉर्म। इसका मतलब पहले समझिए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इफ रोप और रॉड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, देन मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। तब जाके बोलोगे कि ये यूनिफॉर्म रोप है। इसका क्या मतलब है? टोटल मास अगर m है, टोटल लेंथ l है, तो ये, इसको हम एक नया नाम देते हैं लैम्डा, और इस लैम्डा को कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। ये सब आपके लिए नया है, बट पूरे फिजिक्स में यही चलेगा। ठीक है, तो लीनियर मास डेंसिटी, तो ये सब कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होंगे। एक बार समझ लेंगे तो खुद से करने लगेंगे। लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। तो क्या सीखा आपने कि मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ अगर आपका कांस्टेंट है तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर मास डेंसिटी। तो अगर हमारा मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, मतलब टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट मिल जाएगा। अगर ये पर यूनिट लेंथ आपको पता है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ अगर आपको पता है, अगर वो कांस्टेंट आ रहा है पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम बोलेंगे, भाई कुशल आप अपना ये कमेंट बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें अभी ब्लॉक कर दूंगा। ये अपलोड सीट दिमाग का बहुत ज्यादा जो है ये कर रहे हो आप। अभी आपको मैं यहां से हटा दूंगा। मैं, आप पढ़ने आए हो या बकवास करने आए हो, तुरंत अभी ब्लॉक कराऊंगा मैं आपको। कई बार बता दिया है कि आपको सीट और अपलोड सब टाइम पे हो जाएगा। डोंट जस्ट कमेंट सच टाइप ऑफ बोगस थिंग इन द मिड सेशन। क्लास इज गोइंग ऑन, सम इंपॉर्टेंट थिंग आई एम डिस्कसिंग हियर। वाई यू आर जस्ट गोइंग टू कमेंट अपलोड सीट, अपलोड सीट? क्या कर लोगे उस सीट का? एक भी क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे जो तुम काम कर रहे हो यहां पर। आपको सीट और नोट अपलोड करने की टेंशन है, यहां चीजें बताई जा रही है और इतना कमेंट कर रहे हो यार कि पूरा भर दे रहे हो। कोई बच्चा कुछ और पूछना चाहे तो दिखे ही नहीं। आप बंद कर दीजिए ये, नहीं तो आप यहां आपको ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे। इफ रोप और रॉड इज यूनिफॉर्म देन मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, m/l इज योर लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इज योर लीनियर मास डेंसिटी। तो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ये लैम्डा कांस्टेंट होता है, ठीक है, अगर ये लैम्डा कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म रॉड है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, मतलब ये कांस्टेंट होगा, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है, रॉड या रोप जो भी बोला जाए, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब हुआ कि आपका जो लैम्डा है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं पूरा ही लिख देता हूं। इसका मतलब ये है कि मास पर यूनिट लेंथ दैट इज लैम्डा इज नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि फिर सर ये क्या होगा, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है वो कैसे वेरी कर रहेगा। वो ऐसे वेरी कर सकता है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट वाई, है ना, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट वाई स्क्वायर, कुछ भी वाई का फंक्शन जो वाई जो है अलोंग द लेंथ है। तो ये अभी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो जब ये नॉन यूनिफॉर्म होगा लैम्डा तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म रोप। अगर लैम्डा कांस्टेंट होगा तो वो यूनिफॉर्म रोप है। और लैम्डा आपको क्या मिलेगा, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहां पे फिलहाल मैं पहला केस ले रहा हूं यूनिफॉर्म रोप। तो हम टेंशन निकालेंगे किसी यूनिफॉर्म रोप का। इसका टोटल मास है m और टोटल लेंथ है l। इसका टोटल मास है m और टोटल लेंथ है l। क्लियर है। अब आप देखो यहां पर कि यहां पे टेंशन जो है हर जगह अलग अलग होगा। कोई बताएगा सोचकर क्यों यहां पर और कहां पे मैक्सिमम होगा कहां पे मिनिमम होगा, कोई बताओ। कहां पे मैक्सिमम होगा इस रॉड में, बिल्कुल वेरी गुड भाई। टेंशन जो है सबसे मैक्सिमम होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और टेंशन जो है मिनिमम होगा यहां पर। यहां पर तो टेंशन 0 होगा, दिख रहा होगा। अब आप बोलोगे टेंशन आता क्यों है, वहां से सोचना शुरू करो तो आपको इसका आंसर मिलेगा। टेंशन आता क्यों है, mg के पुल से, ठीक बात है। तो अभी रस्सी मासलेस थी, तो रस्सी जब मासलेस थी तो उसमें कोई भी पुल नहीं था। और अभी आपने एक केस किया था, ये यहां पे हैंग कर दिया था तो यहां mg था। तो यहां भी वही mg लग रहा है, वही वेट लग रहा था, यहां भी वही वेट लग रहा था, यहां भी वही वेट लग रहा था, ब्लॉक का वेट लग रहा था। एक्सटर्नल फोर्स केवल ब्लॉक का था। इसीलिए आपने कहा था कि थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम था। लेकिन अब तो रोप है, तो रोप के हर एक लेंथ पे जब जाओगे तो आपको मासेस दिखने लगेंगे, अलग अलग मासेस हैंग कर रहे हैं। अगर आप किसी वाइड डिस्टेंस पे जाते हो, अगर आप किसी वाइड डिस्टेंस पे जाते हो और ये वाइड डिस्टेंस पे अगर आप जाते हो और यहां पे dy का डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हो, अब ये नई चीजें सीख रहे हैं आप, देखिएगा कैसे। आप dy अभी भूल जाइए, आप अभी केवल y लेंथ पे जाकर सोचिए तो आपको कुछ समझ में आएगा। इसे हटाइए, आपने y पे आप गए और यहां पर एक p पॉइंट ले लिया, यहां पे p पॉइंट लिया। यहां पर p पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, यहां पे p पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, p के नीचे जो मास लटक रहा है वो उसको खींच रहा होगा। ठीक है, अगर आप p के से इसको दो टुकड़े में डिवाइड करो, p वाले पॉइंट से इस रोप को दो टुकड़ों में डिवाइड करो, देखिए ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करिए तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो y है ना, और यहां पे p पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है यही p पॉइंट। तो इस y लेंथ का जो वेट होगा wy, मानते हैं कि नहीं, wy क्या है, वेट ऑफ y लेंथ ऑफ द रोप, y लेंथ ऑफ द रोप। तो इस रोप का जो y लेंथ ऑफ द रोप है, इसके खींचने की वजह से यहां पर आएगा अपना टेंशन, यहां पे टेंशन आएगा और वो ऊपर होगा और इसमें टेंशन अपना नीचे होगा। इसको
इसको थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा और दूर बना देता हूं। तो यहां पे आप टेंशन दिखाओगे तो यहां जो टेंशन होगा इस पर ऐसा होगा, और यही टेंशन इस पर ऐसा होगा। सेम पी है, ये भी पी है कॉमन पॉइंट और ये भी पी है, इसको आपने अलग किया है। तो इस पी पॉइंट पे आपको समझाने के लिए मैं अलग से दिखा रहा हूं। तो यहां पर टेंशन होगा टीपी ऊपर की तरफ और बाकी वाले में यहां पे टेंशन होगा टीपी नीचे की तरफ, क्योंकि टेंशन हमेशा इक्वल और ऑपोजिट होगा। जब आप जोड़ोगे तो टेंशन विल बी एक्ट्स एज ए इंटरनल फोर्स, वो आपका नेट फोर्स जीरो नजर आएगा। बाहर से जब देखोगे पूरे रोप के लिए तो टेंशन इक्वल और ऑपोजिट, नेट फोर्स जीरो रहेगा। तो पूरे सिस्टम के लिए आप यहां से फिर समझ रहे हैं कि टेंशन एक न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये mg ही है भाई, Wy का मतलब mg ही है, लिखा हुआ है। वेट का मतलब mg है। आप ये my अगर लिखते हैं तो Wy आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको mg देखना है तो आपको ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, my इंटू जी, इसी को मैंने Mwy लिखा था, यही है Wy। समझ गए भाई? तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि रस्सी के हम किसी हाइट पर जाएंगे और वहां पे टेंशन निकालेंगे, तो उस हाइट के नीचे जितना मास हैंग कर रहा होगा, ध्यान से समझिए, उस हाइट के नीचे जितना मास हैंग कर रहा होगा वो सारे मासेस के वजह से जो पुल आ रहा होगा दैट विल बी द टेंशन एट वाई लेंथ ऑफ द रोप। तो आप शायद समझ गए सभी बच्चे कि यहां पे टीपी क्या लिखा जाएगा। अब टीपी आप लिखना चाहते हैं तो सीधे सीधे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू मास ऑफ, मास मतलब वेट, सॉरी वेट mg है ना, वेट ऑफ y लेंथ ऑफ द रोप। ठीक है, अब y लेंथ ऑफ द रोप कैसे लिखा जाए? तो आपने पर यूनिट लेंथ पढ़ा है, यूनिटरी मेथड, तो यहां वो चलेगा। आप सीधे सीधे लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ इंटू कितने लेंथ का मास चाहिए इंटू वाई, तो ये बन गया my। आप अगर my लिखना चाहें तो देखिए my क्या लिखेंगे, my होगा टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, दिस इज कॉल्ड मास पर यूनिट लेंथ इंटू कितने लेंथ का मास लिखना है y। लेकिन आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब m/l कांस्टेंट है, मतलब अगर लैम्डा यूनिफॉर्म है देन ओनली यू कैन राइट, नहीं तो आप क्या करेंगे मैं आगे बताऊंगा। ये आपका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म रोप है, यूनिफॉर्म रोप का मतलब m/l कांस्टेंट है जो मैंने आपको डिस्कस किया है। तो अगर m/l मास पर यूनिट लेंथ अगर कांस्टेंट है, ठीक है, गिव सम रियल एंड फनी एग्जांपल। भाई को फनी एग्जांपल चाहिए, लटक जाओ तुम, ठीक है, लटक जाओ अपने दोनों हाथों से और फिर अपने हाथों पे टेंशन निकालो, तुम्हारे पूरे बॉडी का जो वेट होगा वही टेंशन होगा। ठीक है, जो तुम्हारे पूरे बॉडी का जो वेट होगा वो इन हाथों पर वही टेंशन होगा। अब फनी एग्जांपल कहां से ढूंढ के लाएं, ये सब चीजें आपको कहीं और मिलेंगी, किसी और प्लेटफॉर्म पे मिलेगा फनी चीजें। तो my हो जाएगा m/l इंटू वाई, तो यहां पे आ जाएगा टीपी, यहां तो बस फिजिक्स चलेगी, m/l इंटू वाई। ठीक है, तो ये टेंशन आपने निकाल दिया इंटू जी। अभी आपने ये केवल my लिखा है क्योंकि फनी चीजें में सब फनी हो जाता है भाई। ठीक है, अगर आप फनी चीजें और कम में ह्यूमर चलता रहेगा तो फिजिक्स ह्यूमर में बह जाता है, फिजिक्स नहीं समझ में आएगी फिर। बस अभी तो उस समय तो अच्छा लगेगा बट एक भी क्वेश्चन हिलेंगे नहीं। यहां से आ जाएगा my इंटू जी, तो फिजिक्स को फिजिक्स की भाषा में ही पढ़ना पड़ेगा, m/l इंटू वाई इंटू जी, तो दैट इज टेंशन एट P। तो आपने निकाल लिया कि टेंशन जो अपना आ रहा है किसी P पॉइंट पे वो आ जाएगा mg/l इंटू वाई।
तो दैट इज द फंक्शन। आपने फंक्शन तो पढ़ा है सभी बच्चों ने। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम रस नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेंशन हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि वाई मैंने नीचे से लिया है तो टेंशन अपना बढ़ता जाएगा। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे, आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखिए, आप वाई की कोई भी वैल्यू डालिए आपको टेंशन मिल जाएगा। मिड पॉइंट पे चाहते हो तो वाई को L/2 डाल दो, आपको क्या मिल जाएगा, mg/2। आप मिड पॉइंट पे अगर चाहते हो तो आपको फंक्शन मिल गया, टीपी क्या मिला, mg/L इंटू वाई। ठीक है, आप कहीं भी वाई हमने कहां से लिया है, वाई फ्रॉम बॉटम। ये जो हमने वाई लिया है कहां से लिया है, फ्रॉम द बॉटम लिया है। तो ये अपना फ्रॉम द बॉटम है। तो यहां पर अगर आप मिड पॉइंट पे चाहते हो, मिड पॉइंट पे अगर चाहते हो तो मिड पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू L/2 होगी, है ना। और यहां पर आप निकाल लीजिए फॉर y इज इक्वल टू L/2, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। जब आप, ये स्पेशल पॉइंट है, आगे आप पढ़ेंगे जब आप 3 महीने बाद, 3 महीने तो नहीं 2 महीने बाद जब बड़े हो जाएंगे, तो ये स्पेशल पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ रॉड। इसी स्पेशल पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां पे दोनों सेम होंगे, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप यहां पे सीधे सीधे टेंशन P लिख सकते हैं mg/L इंटू L/2। तो ये हो जाएगा टेंशन एट P mg/2, ये मिड पॉइंट पे होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, टीपी यहां पर, तो यहां के लिए y पूरा L हो जाएगा, है ना। यहां के लिए y पूरा L हो जाएगा। या आप पूरा देख रहे हैं कि यहां पे जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाओगे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूरे रॉड का वेट होगा। तो यहां पे आप बता सकते हैं कि यहां पर अपने पास होगा टीपी मैक्सिमम, वो होगा एट टॉप मोस्ट एट y इक्वल टू L, और वो कितना हो जाएगा, पूरा mg। वो पूरा कितना होगा, mg। तो ये तो खैर आप कहीं के लिए भी कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया। अच्छा चीज ये होगा कि इसका ग्राफ बना लें, टेंशन वर्सेस वाई का अगर आप ग्राफ बनाएं तो लीनियर ग्राफ मिलेगा। ये देख पा रहे हैं, टेंशन वर्सेस वाई का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। दिख रहा है सभी बच्चों को। अब जो बच्चे नए हैं उनको स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ये सब चीजें तो धीरे धीरे सीखेंगे, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो बैकलॉग करेंगे तो उनको क्लियर होगा। ये y हो गया, ये x, तो y इक्वल टू mx लाइन है ये, है ना। ये y की तरह ट्रीट कर रहा है और ये x की तरह ट्रीट कर रहा है, तो y इक्वल टू mx लाइन है। तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। टेंशन और y में ये लीनियर फंक्शन होगा। और ये जो स्लोप है, आप बता सकते हो कि tan थीटा जो स्लोप है इसका, है ना, वो किसके बराबर होगा, mg/L के। यही स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप इसका mg/L के बराबर हो जाएगा। कौन सा डाउट आपका है भाई, बताइए। क्या डाउट पूछना चाहते हैं। बिल्कुल बॉटम पे कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि बॉटम पे यहां पर आप रहोगे तो इसके नीचे कोई भी मास हैंग कर रहा है क्या जो इसको पुल देगा। यहाँ पे m 0 है, यहाँ टेंशन 0 होगा। ये कौन सी बड़ी चीज है, ये तो आप समझ ही रहे हैं इतना समझने के बाद कि जब भी इसके नीचे कोई भी मास नहीं है तो इसके नीचे कोई भी पुल नहीं आएगा, तो टेंशन 0 होगा। ग्राफ नहीं समझ में आया भाई अनुज, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं की है, फिर आपको बेसिक मैथमेटिक्स जो पढ़ाया गया है उसी से आप समझ पाएंगे। ये y इक्वल टू mx ग्राफ है। मैं ये चीज अब नहीं बता सकता, नहीं तो मैं यहीं पे घूमता रहूंगा, कोर्स नहीं कंप्लीट होगा। आपको जब फर्स्ट लेक्चर की चीज यहां नहीं बताई जाएगी ना, आप जाके देखिए ग्राफ क्या, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बताया गया है, खूब सारा बताया गया है बेसिक मैथमेटिक्स में। y क्या है,
वाई आपको नहीं समझ में आ रहा है, वाई क्या है? वाई जो है अलोंग द लेंथ है, कि हम नीचे से यहां पर कोई ऊपर उठ रहे हैं, नीचे से कोई वाई लेंथ पे उठ रहे हैं, वहां पे टेंशन निकाल रहे हैं। वाई अलोंग द रोप लेंथ लिया गया है, वाई अलोंग द रोप लेंथ लिखा गया है। चलिए, तो ये तो था यूनिफॉर्म रोप के लिए, कि यूनिफॉर्म रोप पे आपको किसी भी, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, अब इसका लिख लेंगे सभी लोग, इसका टेंशन लिख लेंगे, जरा बताइए आप लोग करके। अच्छा, इसमें आपको एक ट्रिक भी बताता हूं। आपने देखा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूरा जो टेंशन होगा वो कितना होगा? mg के बराबर होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो mg के बराबर होगा। चलिए फिर यूनिफॉर्म का ही एक केस दे रहा हूं, वो आप लोग करके बताइए। एक रोप है और एक ब्लॉक है। इस रोप का मास m है और लेंथ l है, यूनिफॉर्म रोप है, यूनिफॉर्म रोप है, ठीक है। और ये 2m है। आपको बताना है कि l/4 डिस्टेंस पे, यहां से l/4 डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है मैंने, ये डिस्टेंस है l/4, यहां पे एक पॉइंट है p, तो हमें बताना है TP, व्हाट इज द टेंशन एट पॉइंट P, व्हाट इज द टेंशन एट पॉइंट P। जल्दी बता दीजिए। काइनेमेटिक्स में भाई दृष्टि आपको मैंने कहा हुआ है, आपसे अगर सीट नहीं हो रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। सीट अभी जो है कोई बहुत जरूरी नहीं है सभी के लेवल पे कि वो सीट करे, बिना सीट के भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, वो लेवल काफी ऊपर है। आपको ट्राई करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको टाइम के साथ सीट भी मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन इस चैप्टर से सीट साथ साथ चलेगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। आप SCV कर लीजिए और PYQs कर लीजिए, मैंने आपको, और DPP बहुत बार बता चुका हूं। जल्दी बताओ इसका आंसर। mg/4, 9 mg/4, 3 mg/4। पहले तो जो बच्चे, हड़बड़ी मत करो, टाइम लो, जल्दी बताओ आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सोचो समझो और बताओ क्या होगा टेंशन एट पॉइंट P, क्या होगा टेंशन एट पॉइंट P। एक ही कॉन्सेप्ट बताया है कि जहां पर पूछा जा रहा है, जहां पे पूछा जा रहा है उसके नीचे का, जहां पे भी पूछा जा रहा है उसके नीचे का सारा मास देखो कितना हैंग कर रहा है, कितना उसको पुल मिल रहा है, यही तो बताया मैंने। तो आप इसको ऐसे अलग कर सकते थे भाई, आप इसको ऐसे अलग कर सकते थे, और जब आप इसको अलग करते, आप जब इसको अलग करते, ये सिस्टम बाउंड्री है, बताया था, तो इसकी FBD बना लेते।
इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था उसको देख लेते। यहां पे टेंशन होगा टीपी, यहां पे जो टेंशन होगा वो होगा अपना टीपी, यही तो होगा टीपी। तो यही टीपी आपको निकालना था। तो टीपी क्या होगा, टेंशन एट पॉइंट पी। इसको मैं अलग बना दे रहा हूं और समझने के लिए, आप इसको अलग कर लीजिए। और बहुत सिंपल था, लेकिन सभी बच्चों ने अलग अलग आंसर दिया है। ये 2m है, इसका मास कितना हो जाएगा भाई, ये लेंथ कितना बचेगा, 3l/4। ये दिख रहा है सभी को, ये लेंथ होगा 3l/4। ये जो रोप है इसका लेंथ होगा 3l/4 और ये टीपी होगा। तो टीपी क्या हो जाएगा, इसका मास और इसका मास दोनों का वेट लगेगा, दोनों का वेट लगेगा। तो इसका मास जो होगा कुछ हम मान लेते हैं m1। तो m1 क्या है, मास ऑफ 3l/4 लेंथ ऑफ रोप। लेंथ ऑफ रोप बोलोगे तो m1 क्या लिखोगे, ये यूनिफॉर्म रोप है तो टोटल मास था, मास पर यूनिट लेंथ, यही तो सिखाया है यूनिफॉर्म रोप में, मास पर यूनिट लेंथ इनटू जितने लेंथ का आपको मास लिखना है, कितने लेंथ का लिखना है 3l/4। ये इसका मास आ गया, कितना आ जाएगा 3m/4। तो वेट कितना हो जाएगा इसका, यहां पे भी mg लग रहा होगा, इसका अपना वेट लगेगा, यहां दो वेट लगेंगे ना, एक तो इसका अपना लगेगा mg 2mg और एक इसका m1g लग रहा होगा। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाओगे, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन 0। तो m1g क्या होगा, m1g हो जाएगा 3mg/4, यही तो होगा भाई। तो अब यहां से आप क्या बोल सकते हो कि नेट टेंशन टीपी क्या हो जाएगा, दोनों का वेट m1g और 2mg का वेट, तो m1g प्लस 2mg। तो टीपी कितना हो जाएगा, m1 आपने निकाल दिया है, m1g कितना है 3mg/4 प्लस 2mg। तो टीपी कितना आ जाएगा 11mg/4। टीपी आ जाएगा 11mg/4। किसी बच्चे का आंसर सही नहीं था, जबकि सबको करना चाहिए था। अब लोग आंसर दे रहे हैं सही, 11mg/4। तो ये आंसर होगा, बहुत सिंपल है कि आपको जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है उस पॉइंट पे नेट पुल कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल, वही तो टेंशन क्रिएट करेगा। तो वो टेंशन आपने निकाल दिया, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, मैंने हाइट ऊपर से दे रखी थी, तो बहुत बच्चों ने कहीं यहां पे l/4 का मास लिख के कर दिया हो, तो वो गलत हो जाएगा। आपको जो है नीचे वेट लगेगा ना, इस पे नहीं लगेगा, इस पी पॉइंट के नीचे जितना वेट है वो लिखना था। नीचे वेट किसका होगा, 3l/4 मास का और ब्लॉक का। तो वहां से आप इजिली कर पाओगे, वहां से आप इजिली कर पाओगे। क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। इससे इजी क्वेश्चन अगर पूछे तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉक्स किसी मासलेस स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। दूसरा केस देखिए, अगर ब्लॉक जो है किसी मासलेस स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए
मान लो ऐसा है, मान लो ऐसा है, ठीक है। तो अब आपसे बोला जाए कितनी रस्सियों में लटके हुए हैं, और सभी बच्चों को अब ये क्लियर हो रहा है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं, क्योंकि ये रेस्ट पर है। इनका प्रेजेंट स्टेट क्या है, रेस्ट पे रहना। तो ये अपने प्रेजेंट स्टेट को कंटिन्यू कर रहे हैं अंटिल एंड अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो ये सभी रेस्ट पर हैं, तो इस पे नेट फोर्स 0 कर रहे हैं। मासलेस स्ट्रिंग है, ऑल द स्ट्रिंग आर मासलेस। स्ट्रिंग्स लिख दिया जाए तो आप समझ लीजिए मासलेस है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, रोप नहीं है ये, ठीक है। फाइंड टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग। तो ये सभी बच्चे बता पाएंगे क्या? क्या ये सभी बच्चे बता पाएंगे? फटाफट जल्दी बता दीजिए। 3 रस्सियां दिख रही हैं आपको, इसमें 3 रस्सियां दिख रही हैं। एक रस्सी है आपकी फर्स्ट, दूसरी है ये सेकंड, ये थर्ड ले लीजिएगा। तीनों का टेंशन बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। 117.6। आप जी 9.8 मत लीजिए, जी 10 लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी को 10 लेके चलिए, जी 10 लेके चलिए जब तक दिया ना जाए। 6G 10G 12G। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बहुत बच्चों ने आंसर बताना शुरू कर दिया है, बहुत बढ़िया। अब यहां तुम्हें सोचना ही नहीं है, ये तो आपके लिए बहुत इजी सवाल है। यहां पे ये 6G kg है, तो 6G हो जाएगा यहां पर। यहां टेंशन T3 होगा। सभी बच्चों को पता है कि T3 अगर इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ऐसा है तो इस पे T3 ऐसा होगा। अब ये T3 और यहां पे एक और फोर्स लगेगा 4G, ये दोनों मिलकर T2 टेंशन क्रिएट करेंगे, और इस T2 टेंशन के वजह से इधर T2 आएगा, और यहां पर एक 2G भी लगेगा। ये T2 और 2G मिलकर टेंशन T1 करेंगे, ठीक है। तो सबको अब क्लियर है कि ये स्ट्रिंग है। तो पूरे रोप में ये इस, अब आपको T3 निकालना है, तो किसकी एफबीडी बना रहे हैं, किसको देख रहे हैं आप? T3 अगर आपको करना है तो आप किसको देखेंगे? इसके फोर्स को बैलेंस करेंगे, T3 को देखेंगे केवल। अगर आपको इसकी एफबीडी बनानी है, T2 निकालना है, तो 4 kg की एफबीडी बनाकर देख लीजिए। और अगर आपको T1 निकालना है तो 2 kg की एफबीडी बना लीजिए। तो यहां अपना T1 था, यहां पे T2 और 2 kg, और न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करते जाइए, आपको मिलता जाएगा। फिर यहां पे T2 और यहां पर 4G और T3, और फिर यहां पे T3 और यहां पे 6G। तो फाइनली यहां पे 6G और ये T3। तो इस पे न्यूटन फर्स्ट लॉ, नेट फोर्स 0, T3 इक्वल टू 6G। इस पे ये T2, इस पे यहां पे 4G और ये T3। तो इस पे कितना हो जाएगा? T2 इक्वल टू 4G प्लस T3, और T3 है 6G, तो ये हो जाएगा 10G। इसी तरीके से यहां T1 और यहां पे T2 और ये 2G। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? T1 इक्वल टू, सब पे हम न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, नेट फोर्स 0। T2 कितना है? 10G प्लस 2G। क्या आ जाएगा भाई? T1 12G। तो आप सबको मिल गया, G की वैल्यू 10 कर लीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां से आप आराम से टेंशन निकाल सकते हैं अगर मासलेस से कनेक्टेड है। लेकिन इसमें और अच्छी बात आप समझिए कि आपको एक ट्रिक मिल रही है। आप अगर ध्यान से देखो तो ट्रिक ये कहती है कि आप यहां देख रहे हो, अगर पूरे को सिस्टम लेते हो, ये पूरे को सिस्टम लेते हो, ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे को सिस्टम लेते हो तो आपको टेंशन जो है यहां पे धीरे धीरे आप ये समझ पा रहे हो कि किस फोर्स को कब हम इंटरनल फोर्स बता रहे हैं। मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ में आपको एक लाइन लिखी थी कि व्हेन द फोर्सेस ऑकर इन पेयर, जब फोर्सेस जो है
किसी सिस्टम बाउंड्री आप ऐसा बनाते हो, अब कुछ लोग लिखवा देते हैं या कि टेंशन इंटरनल फोर्स है, कहीं आप बुक में पढ़ रहे हो या कहीं सुन रहे हो तो गलत है। टेंशन इंटरनल फोर्स है ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कोई भी फोर्स इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा सिस्टम बाउंड्री लेते हैं। हमारे लिए अभी सब ये मैंने अलग अलग लिया है तो सभी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। देख रहे हैं आप, सभी एक्सटर्नल फोर्स हैं। सभी ब्लॉक्स को अगर मैंने अलग अलग देखा है तो सभी हमारे कैसे हैं, एक्सटर्नल फोर्स हैं। लेकिन अगर मैं एक सिस्टम बाउंड्री ऐसा लूं जहां पे टेंशन, कोई एक पर्टिकुलर टेंशन इक्वल और ऑपोजिट दिखे, तो दैट पर्टिकुलर टेंशन विल बी इंटरनल फोर्स, तो उसका नेट कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से करना चाहें, ये मेथड 1 है। अगर आप दूसरा मेथड देखिए जो ट्रिक की तरह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो ये है, यही तो था अपना, ठीक है। और यहां पे आपने क्या किया था, 2 kg, 4 kg और 6 kg, यही था ना। ठीक है, तो अब आप यहां पे सिस्टम बाउंड्री बनाइए। अगर आपको जैसे टॉप मोस्ट रस्सी पे टेंशन लिखना है तो आप क्या करिए, आपने अभी मार्क तो कर ही लिया था, ये टेंशन ऐसा होगा T3, इसमें ऐसा होगा, ये T2, ये T2, ये T1, देख पा रहे हैं। तो अगर आप एक सिस्टम बाउंड्री लेते हैं, एक सिस्टम बाउंड्री आप ऐसा लेते हैं, ये सिस्टम बाउंड्री अगर लेंगे तो अब धीरे धीरे आप सिस्टम बाउंड्री सीख रहे हैं, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अभी आपको ये कुछ बहुत पावरफुल नहीं लगेगा, आगे आपको समझ में आएगा। सिस्टम बाउंड्री जिसको सही लेना आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेगा। तो अगर ये सिस्टम बाउंड्री लेते हैं तो फॉर दिस सिस्टम बाउंड्री कैन वी से दैट T2 एंड दिस T2 T2 एंड दिस T3 T3 इज आवर इंटरनल फोर्सेस, ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई, कि ये अपने जो T3, ये जो T2 है और ये जो T2 है और ये जो T3 है और ये जो T3 है, दीज आर इंटरनल फोर्सेस ऑकर इन पेयर, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दीज आर इंटरनल फोर्सेस ऑकर इन पेयर, ये तो बोल सकते हैं आप। ठीक है, मैं समझ रहा हूं टाइम हो रहा है बट इसको देख कर जाइए। तो T2 T2 इंटरनल फोर्सेस हैं, तो आप यहां से बोल सकते हो कि इस सिस्टम बाउंड्री के लिए T2 इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ नहीं होता है, ये डिपेंड करता है बाउंड्री पे, सिस्टम बाउंड्री पे। T3 भी कैसा है, इंटरनल है। तो यहां पे एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे कौन कौन है भाई, एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे यहां पे केवल क्या है, 2G है, 4G है और 6G है। दीज आर इंटरनल, जो ग्रेविटी पुल कर रही है, ये 2G, ये 4G और ये 6G। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि T1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आपको केवल ऊपर एक्सटर्नल फोर्स देखना होता है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स T1, नीचे कितना है, तो 6 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, 12G, दैट इज 120 न्यूटन। आप डायरेक्ट ओरली लिख सकते थे इसे सिस्टम बाउंड्री को देखकर, कि बाकी तो टेंशन अपने इंटरनल होंगे। इसी तरीके से अगर आप सिस्टम बाउंड्री ये ले लेते, अगर आप सिस्टम बाउंड्री ये ले लेते, केवल इसके लिए सिस्टम बाउंड्री ये ले लेते, चलिए इसको अलग कर देते हैं।
तो शायद सभी लोग समझ गए कि अगर 4 kg और 2 kg को एक सिस्टम लिया जाए, यहां से सभी बच्चे समझ गए होंगे कि अगर 4 kg और 2 kg को एक सिस्टम लिया जाए तो आपको क्या मिलेगा। ये 4 kg और 6 kg को एक सिस्टम ले लेंगे, ठीक है। इसको अगर आप सिस्टम बाउंड्री में रखते हैं तो आपको डायरेक्ट कौन सा लिखना चाहिए इसके लिए, दिस इज आवर सिस्टम बाउंड्री। तो इसके लिए हमारे पास T2 एक्सटर्नल होगा और कौन सा इंटरनल होगा, दिस T2 इज आवर एक्सटर्नल एंड T1 इज आवर इंटरनल फॉर 6 kg एंड फॉर 4 kg। तो यहां के लिए आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि T1 इज आवर इंटरनल फोर्स, T1 इज आवर इंटरनल फोर्स बोल सकते हैं कि T1 इज इंटरनल फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट है तो ये एक्सटर्नल फोर्स में रोल प्ले नहीं करेगा। एक्सटर्नल के नाम पे कौन कौन है, तो यहां 4G है और 6G है, तो यहां लगेगा 6G, यहां लगेगा 4G और ये T2। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, तो T2 इक्वल टू 10G, 4G प्लस 6G। आपको इधर के टेंशन से मतलब नहीं है, ये इंटरनल हो चुका है, तो 10G मतलब 100 न्यूटन। क्लियर है सभी बच्चों को। और अगर आप केवल 6 kg को एक सिस्टम बाउंड्री में लेते हैं तो वहां के लिए केवल 6 kg को अगर आप एक सिस्टम बाउंड्री में लेंगे तो यहां पे केवल 6 kg अगर आपका सिस्टम बाउंड्री में होगा तो ये एक ही फोर्स रहेगा इसमें, ये T3 और इधर अपने पास 6G, तो ये 6G और ये T3, ठीक है। तो इसके लिए ये एक्सटर्नल है तो T3, यहां कोई इंटरनल नहीं है, ये 6G दैट इज 60 न्यूटन। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि आपको मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम हो तो जिस टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंशन निकालना है तो उसके नीचे जितना मास है उसका वेट लिख दो, उसके एक छोड़कर लिखना है रस्सी में तो उसके नीचे जितना मास है उतना लिख दो। बट ध्यान रहे ऐसा आप तभी कर पाओगे जब रस्सी मासलेस है। अगर रस्सी में भी मास हो गया है तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, हमें रस्सी का भी वेट जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, रस्सी का भी वेट हमें जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है भाई। तो मैं सभी बच्चों को ये राय दूंगा, जैसे बहुत बच्चे पूछते हैं आपके लेक्चर्स स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आप प्रीवियस लेक्चर जो अभी कल होगा तो इसके पहले रिवाइज करके आइए और बेसिक चीज तैयार करके आइए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। यहां बहुत बेसिक से बताया जा रहा है लेकिन मेरी भी लिमिटेशन है, मैं जो बता चुका हूं उसको बार बार नहीं बता पाऊंगा। तो आप लोग प्लीज लेक्चर्स रिवाइज करके आइए, फंडामेंटल्स को जो पढ़ चुके हैं एटलीस्ट उतना तैयार करके रखिए, ठीक है। चलिए कल कंटिन्यू करेंगे इसी पे।